Hello, see, dear ninth standard student, your economics, the last chapter that was about to complete, that is people as resources. Okay, people as resources. What we are going to see? People as resources. Now, resources, we know what are the resources. The living, for living purpose, we use some things like we eat food, that is our resource, but sometimes to get the food we pay money and get the food, right? So money is a resource. How do we get the money? We get the money from working somewhere, by selling something, by doing business, trade and all. So this is what resources we are discussing, and people are the resources. Now in this chapter, what is interesting? People. Okay, we are using farms to get money. We are using several other things to get. So that is our resource. But are we using the people, the living people, human beings? Yes. How it is? See, in this chapter we are going to see that the population as the asset. Sometimes the population as the asset. Now see, on the World Forum, you see the Chinese material is very very cheap, very very cheap, है ना. चाइनीज़ जो मोबाइल है, फ़ोन है, जो भी मटेरियल है, ये सस्ता है. वेल, इंडियन मटेरियल सस्ता नहीं है. इसका रीज़न क्या है? पीपल, पॉपुलेशन. सो कैसे? अब ये ऐसे कि इंडिया में जो वेजेस है वो चाइना के वेजेस से ज़्यादा है. यानी आप अगर इंडिया में जाके लेबरशिप करोगे तो आपको कम सैलरी मिलेगी, कम पैसा मिलेगा, है ना. और अगर इंडिया में करोगे तो उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा. अब पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पेपर बॉय जो है इंडिया में, वो 3,000 रुपये लेता है ना. बट चाइना में उसको सिर्फ 300 रुपीज़ मिलेंगे. सो इतना बड़ा डिफरेंस होने की वजह से जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते हैं. मतलब क्या हुआ? पीपल जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, वो रिसोर्सेस की तरह यूज़ किए जाते हैं. मतलब पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमी भी डेवलप करती है. ओके, सो पॉपुलेशन becomes the human capital when there is investment made in the form of education, training, medical and care. In fact, human capital is the stock of the skill and the productive knowledge embodied in them. So अब देखो कि सिर्फ ये एग्जाम्पल है क्या? अब कम पॉपुलेशन वाली कंट्री लेते हैं, फिनलैंड है. अब फिनलैंड है जो फुल्ली एजुकेटेड कंट्री है ना, फुल्ली एजुकेटेड कंट्री है. हर घर में हर पर्सन फुल्ली एजुकेटेड है. वो भी ऐसा वैसा नहीं, हाईली एजुकेटेड पर्सन है. अब वहाँ पे लेबर है, लेबर नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे लेबर नहीं मिलेंगे, पर वहाँ का जो एजुकेशन है, वहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं वो कैसे हैं? अब नोकिया ये मोबाइल की कंपनी थी. कहाँ की थी? फिनलैंड की थी. तो फिनलैंड में पूरी दुनिया को मोबाइल बेचा, पूरी दुनिया को, ऑल ओवर द वर्ल्ड. और नोकिया का मोबाइल सारे चाइना, जापान, अमेरिकन, तो अमेरिका का मोटोरोला था और फिनलैंड का क्या था? नोकिया था. अब फिनलैंड कितनी बड़ी कंपनी है? ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट के, कितनी बड़ी कंट्री है? जलगांव डिस्ट्रिक्ट की जितनी होगी, महाराष्ट्र से छोटी है ना, बहुत छोटी है. सो ये 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के वो एक कंट्री है. अब वहाँ पे उन्होंने पॉपुलेशन को ही यूज़ किया, बट कैसे किया? एजुकेटेड, ट्रेनिंग. सो दोनों चीज़ें हैं. पीपल कैन बी यूज्ड एज ए अनस्किल्ड रिसोर्स और ए स्किल्ड रिसोर्स, है ना. सो पीपल एज ए रिसोर्स इज़ ए वे ऑफ रिफरिंग द टू कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़. अब उसकी प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटीज़ पे डिपेंड है उसकी इकोनॉमी और उसका यूज़. वैसे वो यूज़ होते हैं. जैसे जिसका एजुकेशन नहीं है तो वो लेबर का काम करेगा, थोड़ा एजुकेशन है तो सुपरवाइज़र का काम करेगा, अच्छा एजुकेशन है तो इंजीनियर का काम करेगा, है ना. और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो वो डायरेक्टर पोस्ट पे चला जाएगा. So that is a thing. Now looking at the population from the productive aspect emphasizes its ability and contribute to the certain creation of the gross national product. So इस पे डिपेंड होता है पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है. लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स. उसे कहते हैं पीपल एज रिसोर्स और
human resource. Now this is the positive side of a large population that is often overlooked when we look at the negative side, considering only the problem of the providing the population with the food and education and access to health facility, ये प्रॉब्लम है. अब ज़्यादा पॉपुलेशन रही तो प्रोडक्टिविटी जो है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जो है कंट्री की वो बढ़ जाएगी, पर दूसरी साइड में दूसरा प्रॉब्लम आएगा. कौन सा प्रॉब्लम आएगा? टू प्रोवाइड देम फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. अब इसमें सबसे ख़राब है चाइना. हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है चाइना में सबसे ख़राब है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि भाई कोरोना केसेस तो बहुत कम है चाइना में, चाइना से निकला और चाइना में सबसे पहले कंट्रोल हो गया. सो दैट इज़ नॉट द ट्रुथ, दैट इज़ नॉट द ट्रुथ. चाइना में हेल्थ केयर सिस्टम अभी ऐसे भी चल रहा है कि बहुत सारी दुनिया के लोग जो जाते हैं चाइना में और उनको अगर किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, आइस ट्रांसप्लांट करना है तो 101% सबसे कम पैसों में कहाँ पे होता है? चाइना में होता है. और उसकी मैच की किडनी, हार्ट, आइस जो भी बोलो वो मिल ही जाएगा. वो कहीं से भी लेके आएंगे, है ना, वो लेके आएंगे. क्यों? वैसी हेल्थ फैसिलिटी लोगों को वहाँ पे नहीं है. वो हेल्थ फैसिलिटी का भी बिजनेस करते हैं, बेचते हैं. सो दिस हैपन्स, मतलब क्या है कि वो कंट्री उनके प्रॉपर जो लोग हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी दे पा रही है, नहीं दे पा रही है. सो दिस हैपन्स, राइट. नाउ सी, सो ये क्या है? निगेटिव साइड है, ज़्यादा पॉपुलेशन की निगेटिव साइड है. और पॉजिटिव साइड क्या है? प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अच्छा. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहेंगे? जब किसी कंट्री का जो फैसिलिटी है वो बढ़ा दी जाए, अच्छी कर दी जाए, तो उसे डेवलप कर दिया जाए और उसको अच्छी फैसिलिटीज़ देके उनसे अच्छा रिसोर्स लिया जाए, उसको डेवलप्ड रिसोर्स बना दिया जाए. यानी स्किल्ड लेबर के बजाय अगर सारे उस कंट्री में इंजीनियर और डॉक्टर हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे हम? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. और उससे क्या होगा? द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज. उसे क्या कहेंगे? फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. और इसकी वजह से होगा उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी. इसके लिए उसे कहेंगे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, है ना. सो इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल यानी क्या जी? बेस. ओके. सो इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल, ये तीन ही चीज़ें हैं जिससे वो इम्प्रूव हो सकता है. सो यील्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. तो ये कैसा है कि जैसे कि आप अपने बिजनेस कोई कर रहे हैं, उसमें अगर 1 लाख का सामान खरीदा और वो बेचा तो आपको 1.5 लाख मिलते हैं, पर 10 लाख का खरीदा तो 15 लाख मिलेंगे. वैसे ही अगर आपकी कंट्री में 50 लोग हैं और उनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ लेबर है, तो वो लेबर का काम करेंगे और वो गड्ढे वगैरह बना के देंगे, रास्ते बना के देंगे. पर उन्हीं 50 को आपने इंजीनियर बना दिया तो वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन बना के बेच सकते हैं, है ना. सो लाइक दैट इट हैपन्स. नाउ दिस कैन बी सीन डायरेक्टली फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न. बिकॉज अब क्यों ऐसा होता है? द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड एंड बेटर ट्रेन्ड पर्सन इज वेल देन is as well as the higher productivity of the healthier people. So जैसे अब हमने कोई दुकान खरीदा है ना और उसका सामान हम बेच रहे हैं, तो कोई पैदल आदमी जाके उसका सामान बेच रहा है, पर उसको अगर गाड़ी लेके दी तो वो 10 किलोमीटर घूमने की बजाय 50 किलोमीटर घूमेगा, है ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा. वैसे ही अगर ट्रेन पर्सन होंगे तो उनकी भी सेलिंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना. सो पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी. इट कैन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेस ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अब इसका एग्जांपल सीधा साधा ले लो कि जब खेती करता है इंसान, अगर वो अनपढ़ है तो वो क्या करेगा? उसको पता नहीं है कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कौन सा नहीं डालना है, कौन सा यूज़फुल है, कौन सा अच्छा है.
साइंस रिसर्च किया हुआ कौन सा है, टेक्नोलॉजी कौन सा है, तो वो क्या करेगा, बैलों को यूज़ किया करेगा। अगर उसको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है तो उसको बैल खरीदने पड़ेंगे, और जो एक दिन भर पूरा वो प्लॉइंग करेगा। पर उसको अगर ट्रैक्टर चलाना आता है, स्किल्ड है, तो वो सिर्फ 1 घंटे में पूरे उसके फार्म को प्लॉइंग कर सकता है। ये हुआ स्किल का नतीजा। दी 2 फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब स्टोरी ऑफ सकाल, स्टोरी ऑफ सकाल। देयर वर 2 फ्रेंड्स, विलास एंड सकाल, living in the same village, Semapur. Sakal is a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores, and his father Butta Chaudhary worked in the agriculture field. Sakal helped his mother in domestic chores works, and he also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Sham has passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They were forced to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in the computers. Sakal was meritorious, and meritorious means अच्छा मेरिट का स्टूडेंट था, होशियार, and interested in studies from the beginning. With the great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the scale of firm. His boss acknowledged him services and rewarded him with a promotion. अब देखो क्या हुआ। अब ये एजुकेशन करने में इसको टाइम लगा, पर जब ही स्टार्टेड अर्निंग, ही विल स्टार्ट अर्निंग मोर देन व्हाट हिज मदर एंड फादर कैन गिव टू द फैमिली, बिकॉज उसकी अर्निंग उस सेक्टर में है, राइट। नाउ सी, लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड ए टेलर आर एन असेट टू द इकोनॉमी। सो देखो, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक टेलर है, ये क्या है, असेट है, इकोनॉमी के असेट है, ये इकोनॉमी चलाते हैं। Not only do more educated and healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways, because the advantage of more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were directly educated or given health care. अब देखो एजुकेशन कितना काम करता है, और प्रैक्टिकली एजुकेशन कितना काम करता है। अब इसमें मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ, एक जोक बोलता हूँ। अब देखो क्या हुआ, एक बड़ी कंपनी थी। उस बड़ी कंपनी में वो सोप बनाते थे, साबुन, ठीक है, साबुन बनाते थे। अब साबुन बनाने वाली जो कंपनी थी, उसमें कुछ जो बहुत बड़े हायर डायरेक्टर्स थे, उनको बुलाया गया। डायरेक्टर्स, नॉट इंजीनियर्स। किसको बुलाया? डायरेक्टर्स को। कि कुछ जो सोप है, वो रैपर जो है वो खाली रहता है, उसमें साबुन नहीं रहता है, तो वो मशीन का फॉल्ट है, वो ऐसे ही पैक हो जाता है, और जब मार्केट में जाता है तो कंपनी की बदनामी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको कैसे सॉल्व करना। अब ये डायरेक्टर लोग बैठे कि क्या कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। उन्होंने क्या किया कि वेट से पता चलेगा किस पैकेट में साबुन है, किस में नहीं है। तो पहले उन्होंने एक बड़ा वेइंग मशीन बनाया, जो पूरा पैकेट जो है 150 साबुन जो सोप है एक, इसमें पैक हो जाने के बाद उसका वज़न कितना है पहले मैन्युअली चेक किया उन्होंने। अच्छा, इसमें सब साबुन है, फिर इसका वेट कितना है, और फिर उससे कम वेट रहा तो वो पूरा बक्सा अलग हो जाएगा। फिर वहाँ पे 2-3 वर्कर जाएंगे, ढूंढेंगे कौन से बॉक्स में कौन सा पैकेट है जिसमें साबुन नहीं है, तो वो सारे के सारे 100 पैकेट निकालेंगे। ये आइडिया काम नहीं किया क्योंकि टाइम लगता था। फिर उन्होंने क्या किया कि भी अच्छा ऐसा करो कि पर सोप जो है वो पैक होके जब आ जाता है और उसमें साबुन नहीं है, पता नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि अरे उसका वेट कर लेंगे, तो उसके नीचे वेइंग मशीन लगा दिया। तो वो बहुत बड़ा मशीन उन्होंने बनाया जो कम से कम समय में वेइंग करेगा, वेट करेगा, और उसके बाद में उसका वेट लेने के बाद में उसको वेट अगर उसका नहीं है साबुन के जितना, मतलब उसमें साबुन नहीं है, तो उस पैकेट को उठा के
साइड में रखेगा। तो उसमें एक मैकेनिकल हैंड भी लगा जो उसको साबुन को उठाएगा, साइड में रखेगा, ऐसा उसमें सेंसर लगे। सो इस तरह से वो एक मशीन बना। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत ये हो रहा है। देन प्रॉपरली एजुकेटेड इंजीनियर को उन्होंने बुलाया। किसको बुलाया? प्रॉपरली एजुकेटेड इंजीनियर को उन्होंने बुलाया। और जैसे इंजीनियर आया उसको उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है साहब, हमने ऐसा किया, पहले ये वेइंग मशीन बना, फिर ये वेइंग मशीन बना, पर अभी ये जो है इसको भी मैकेनिकली, ये जो मैकेनिकल हैंड है, आर्म है, ये कभी ख़राब हो जाता है तो उसको दुरुस्ती करनी पड़ती है ना, तो उसका खर्चा भी बढ़ता है, तो इसको क्या करना है? तो उसने इंजीनियर ने कहा ये सारे मशीन हटा दो, पहले हटा दिए। तो अभी क्या करना? और उसने कहा कि ठीक है, ये साबुन पैक होने के बाद इस लाइन पे से जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे पैक हो जाते हैं। अरे हाँ, तो अभी क्या करना? तो क्या करेंगे कि जिस पट्टी पे ये जो साबुन पैक होने के बाद पैकेट पूरा पैक हो जाता है, वो जहाँ से जाते हैं उसके सामने उसने एक टेबल फैन रख दिया और ऑन कर दिया। तो जैसे ही उसमें साबुन थे, जिसमें साबुन थे वो आगे चले गए, जिसमें साबुन नहीं था वो पैकेट हल्का था, पेपर का था, और जैसे ही हवा आती थी वो उड़ जाता था। तो आपको सिर्फ एक आदमी रखना है कि जो उस पैकेट उड़ गया उसको हटा के साइड में रख दें। सी दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग का डिफरेंस है, इसलिए लोगों को ट्रेन करना ज़रूरी है। सो नॉट ओनली मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स। सो उनको ही मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। सो ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपेरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है? अदर रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बेटा। सब ने क्या करना चाहिए? अपना एजुकेशन प्रॉपर होना है क्या, हो रहा है क्या, वो देखना चाहिए, है ना। कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, वो ज़रूरी नहीं होता है। कोई स्कूल होता है ना, तो वो स्कूल ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ की सोच ज़रूरी होती है कि क्या सोच है, हमें ट्रीटमेंट कैसे मिलती है, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या नहीं, वो देखना ज़रूरी होता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो देखते हैं कि ये टीचर था वो हमारे कास्ट का है इसलिए उसको ले लो, उसको नहीं लिया इसलिए एजुकेशन हम दूसरी स्कूल में लेंगे। दीज आर दी थिंग्स, पर ये हमें काम पड़ने वाली है? नहीं पड़ती है। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी रैदर दैन दी असेट। और यही होता है, हम क्या करते हैं, खुद को क्या करते हैं, एज ए लाइबिलिटी सोचते हैं, असेट के तौर पे नहीं सोचते हैं। हम क्या है, इंसान क्या है, योगी नहीं बने, उपयोगी बने। योगी बाद में बनेगा, अगर उसको बनना है तो पहले उपयोगी बनना ज़रूरी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे दूसरी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ विलास है। विलास वॉज एन 11-year-old बॉय residing in the same village at Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. She could earn 150 per day selling the fish. Vikas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to the school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell the fish in the same village. His mother earned only a meager income, now small income. Now like his mother he is earning a small income. So education is very important in these two stories. What is the difference? Qualifying yourself, educating yourself, training yourself is really very important. That has been mentioned, right? Now see, there is an activity that you can do. Okay, in these two cases we have studied Sakal and Vilas.
And what happened, what difference has been made, that Vikas was a patient of arthritis, so he couldn't go in the schools, and that is why he lacked in the training. While Sakal acquired a degree in the computer programming, and Sakal found a job also, whether it is in private firm also, but he started making a good income, while Vilas was earning very small like his mother. So in this case of Sakal, several years of education added the quality of labor. So what he did, what years he has been in the school, though that school has given him quality. Okay, so education gives us quality. This enhanced the total productivity, and that is why when he went for the job, his salary was increased. This in turn pays an individual through the salary or in some other form of the choice. So आप सैलरी से भी कमा सकते हैं, दूसरी चीज़ों में से भी कमा सकते हैं. अब मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, जैसे ये विकास की और सकाल की स्टोरी है, सो एक्चुअल स्टोरी. अब इन माय एरिया देयर से विलेज, एक विलेज है, सम ब्राह्मणपुरी नाम है उसका, और उसके साइड में एक विलेज है. अब दोनों विलेज में डिफरेंस क्या है, जो ब्राह्मणपुरी विलेज है वहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सारे एजुकेटेड है, पर कोई भी अपना पेशा नहीं कर रहा है. मतलब इंजीनियर कोई ऑफिस खोल के नहीं बैठा है, डॉक्टर कोई क्लिनिक खोल के नहीं बैठा है. वो क्या कर रहे हैं, सारे फार्मिंग कर रहे हैं, सारे फार्मिंग कर रहे हैं. सबके पास खेती है और सब खेती कर रहे हैं. और बिल्कुल उसके साइड में लग के एक विलेज है, वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, वो भी फार्मिंग कर रहे हैं. अब दोनों में फ़र्क ये है कि आप जैसे ही इस गांव में जाते हैं, सारे रास्ते सीमेंट के हैं, हर घर के सामने 4 व्हीलर है, बिकॉज उनका मनी मैनेजमेंट है, एजुकेशनल सिस्टम है. और वो एजुकेटेड होने की वजह से अपने फार्म प्रोडक्ट को जहाँ पे ज़्यादा भाव मिले वहाँ पे बेचते हैं. और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, वेदर वो अगर बनाना भी लगाते हैं और पपैया भी लगाते हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि उसका भाव ज़्यादा ही मिले. कुछ इन द ईयर 2006 और 7 में क्या हुआ था, 13 में क्या हुआ था कि बारिश बहुत हुई थी. 13-14 में बारिश बहुत हुई थी, तो उस साल उनके फार्म्स में पपैया था, सारे पूरे गांव में पपैया था. अब पपैया का भाव जो था वो सिर्फ 25 पैसे 50 पैसे हो गया. अब कैसे बेचेंगे. अब ये सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स ने सोचा कि इतना पपैया है, ये बेचकर भी हमारा कुछ नहीं निकलेगा, सो इसका क्या करना चाहिए. सो उन्होंने एक मीटिंग ली और सोचा कि चलो इसका क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र बना देते हैं, वो ज़्यादा ये हो जाएगा. तो फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो वो अपने फार्म में ही यूज़ होगा, इस साल हमें इनकम नहीं मिलेगी, इतना होगा. दूसरा एक उसमें डॉक्टर था, उसने कहा कि क्यों फिर फर्टिलाइज़र क्यों बनाना, अगर फर्टिलाइज़र बनाना है तो एक ऐसा करते हैं, इसके अंदर मेडिसिनल क्वालिटी है पपैया की, उसका जूस निकाल लेते हैं और फिर उसको बेच देंगे जो बचा हुआ है, और जो बचा हुआ थर्ड है उसका फर्टिलाइज़र बनाएंगे. तो देखो सब ने सोचा और प्रोडक्टिविटी क्या निकली, उसमें से उन्होंने एक मेडिकल प्रोडक्ट निकाला, वो जो उसका जूस होता है वाइट कलर का, वो निकाला, वो बेचा. फिर सेकंड उस पपैया का जेलीज़ बनाई और कुछ लोगों ने डायरेक्ट जेलीज़ बनाने वालों को बेच दिया, तो वो सेकंड प्रोडक्ट हो गया. और थर्ड प्रोडक्ट उसके बाद जो बचा था वो एज ए फर्टिलाइज़र उन्होंने अपने खेतों में यूज़ किया. और उनको ऐसा एक्सपीरियंस आया कि अगर वो पपैया डायरेक्टली मार्केट में बेचते तो जितना कमाते उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा कमाया, है ना. सो व्हाट इट मीन्स, इट गिव्स बाय एजुकेशन, इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन. तो ये एजुकेशन में से आता है ना. एजुकेशन गिव्स यू मोर थिंकिंग. So that is a story. A child too with investment made on her education and health can yield high returns in the future in the form of higher earning and greater contribution to the society. So एक छोटा बच्चा भी जो होता है उस पर आप एजुकेट करोगे तो वो हायर सैलरी गेन करेगा. एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड ऑफ इन्वेस्ट मोर हेवीली ऑन द एजुकेशन. सो जो एजुकेटेड पेरेंट होते हैं वो ज़्यादा खर्चा कहाँ पे करते हैं, बच्चों के एजुकेशन पे, because they have realized that education is the most important need, right? So they are conscious about prior nutrition and hygiene also. और educated parents जो होते हैं वो nutrition और hygiene पे भी बहुत properly ध्यान देते हैं. So they accordingly look after their children's needs and education and hygiene and good health. So ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखते हैं.
A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created in the disadvantaged parent or uneducated parents, and the hygiene is not good and keep their children being unhealthy and going to the doctor and again, and they made their medical expenses more. तो ये होता है. Now countries like Japan have invested in human resources. अब जापान जैसी कंट्री जो है इसने बहुत ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया. कैसे? स्कूल सिस्टम जो है, जापान का स्कूल सिस्टम जो है, जापान में स्कूल में हर बच्चे को अपने घर की भी सफाई करनी है, स्कूल की भी सफाई करनी है, खुद की भी सफाई करनी है, ये सारा सिखाया जाता है. 4th स्टैंडर्ड तक जापान में बुक्स कम है और काम ज़्यादा है. बुक्स कम है, एक्सरसाइज ज़्यादा है. बुक्स कम है, गेम्स ज़्यादा है. बुक्स कम है, एक्टिविटी ज़्यादा है, फील्ड विजिट ज़्यादा है. उनको फार्म्स में भी लेके जाते हैं काम करने के लिए. सो वाई? बिकॉज दे आर प्रैक्टिकली ट्रेन. तो वो प्रैक्टिकली ट्रेन होते हैं. सो दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड. इसलिए ये कंट्री कैसे बन गई? डेवलप्ड और रिच कंट्री बन गई, है ना. सो नाउ सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन. अब तुमने विकास और सकल की स्टोरी तो पढ़ ली, ठीक है. अब वी सॉ दैट विकास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट ए जॉब इन द फर्म. The various activities have been classified into 3 main sectors, that is primary, secondary and tertiary. So primary sector means third sector. So primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining, quarrying. So quarrying is the third one. मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंडीड इन द सेकेंडरी सेक्टर. अब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एट्सेट्रा इन दी सेकेंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर. ओके. एंड द tertiary sector is in this economic activities. Then market activities are the part of this. See, these activities are called economic activities. All these activities जो अभी हमने ली, जो जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है, क्वारिंग है, ट्रेडिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी क्या है? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है. ये मार्केट एक्टिविटीज़ है. एंड इसमें मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आती है. 2 तरह की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके. So market activities involve remuneration to anyone who performs, that is activity performed for pay or profit, and these include production of goods of service including government service. Non market activities are the production of self consumption. अब non market activities में self consumption आता है. Now self consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets. अब इसमें फिक्स असेस होते हैं. सी, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन. अब मेन एंड वुमेन में लेबर प्रॉब्लम जो है ये हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न की वजह से आया है. अदरवाइज़ कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे मेन और वुमेन को सेम सैलरी होती है, सेम पे होता है. या फिर कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो जहाँ पे मेन और वुमेन को सेम सैलरी है. जैसे कि टीचर, जो टीचर अगर बने, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो वहाँ पे मेल फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सैलरी सेम है. हाँ, MLA MPs मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सैलरी सेम है. पर एग्रीकल्चर में क्या होता है? मेल की सैलरी अलग होती है, फीमेल की अलग होती है. मेसन कंस्ट्रक्शन वर्क में मेल की सैलरी अलग होती है, फीमेल की अलग होती है. दैट डिपेंड्स ऑन दी हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड. बिजनेस की हिस्ट्री है खुद की, उसकी वजह से है. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Now see, there is a story. Sheila is not paid for the services delivered in upbringing of family. अब सकाश के फादर जो थे भूटा, he cultivated the field and sell the produce in the market and earns money for the family. While Sheila is not paid for the salary, she was looking after the house. Bhuta earns money.
which he spends on rearing his family. Women are not paid for their services because that they are delivering in the family. Okay, so they are not paid, women are not paid for the household work. While Geeta, mother of Vilas, earned income by selling fish. Thus women paid for their work when they enter the labor market. Okay, so women are paid in the labor market only when they go in trading. So ये चीज़ है. Their earning like that their male counterpart is determined on the basis of education and skill. Education helps individual to make better use of economic opportunities available before him. So education and skill are major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have meager education and low skill formation. सो इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में वुमेंस का एजुकेशन जो है कई जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है खासकर या फिर डेवलपिंग है, जो डेवलप्ड और रिच कंट्रीज़ है वहाँ पे मेन और वुमेन का सेम स्टेटस है. ठीक है. वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन एंड मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर. सो दिस इज़ हैपनिंग in some countries. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. The women go in the teaching and medicine sector. Q? Because there the salary discrimination is not there. Some women have entered administrative and other services including job that need high levels of scientific and technological knowledge, skill. So कुछ जो वुमेन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाती हैं और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज में भी जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी सैलरी डिस्क्रिमिनेशन या फिर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ना क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. सी द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. सो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है, कैसे लोग रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कंट्री की भी ग्रोथ. उसमें पहला पॉइंट आता है एजुकेशन. पहला पॉइंट आता है एजुकेशन. सी एजुकेशन एनहांसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेज द इफ़िशियंसी ऑफ गवर्नेंस. हाँ, लोग अगर एजुकेटेड रहे तो रूल्स और लॉज अच्छे से फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट का काम भी अच्छे से चलता है. एजुकेटेड नहीं रहे तो गवर्नमेंट का काम अच्छे से चलेगा, लोग कुछ भी सवाल पूछेंगे, कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी ये होगा, है ना, बिकॉज वो अनएजुकेटेड है. देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. अब देखो, इसीलिए हर कंट्री जो है, अपनी कंट्री भी जो है, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और उस पर बेसिकली गर्ल्स के लिए और प्राइमरी एजुकेशन सबको दिया जा रहा है ना. सो हमारे इंडिया में क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बन गया, मतलब हर एक का ये राइट है एजुकेशन लेना. देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. और इसीलिए हर जगह स्कूल्स गवर्नमेंट के भी बन रहे हैं, है ना. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल एंड स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स. द प्लान outlay on education has increased by rupees 150 crore in the first plan and now that is 3760 crore in the 11th plan. सो अब देखो, हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम पे जो खर्चा है पहले फर्स्ट पंचवार्षिक में, यानी पहले 5 years प्लान में, when Jawaharlal Nehru became Prime Minister, it was only 151 crore and now it is in the 11th plan 3766 crore and it is now more than that. Okay, so the GDP rose from 0.64%, now it is 3.0%. अब देखो GDP क्या, उसकी वजह से GDP भी बढ़ गई. सो इन फर्स्ट 5 year प्लान GDP कितनी थी, ग्रोथ रेट कितना था कंट्री का, 0.64% था. अभी मिनिमम कितना है, 3.0% है. और कुछ सालों पहले वो कितना चला गया था, 7% 8% पे भी गया था. अभी कोविड-19 की वजह से वापस कम हो गया. अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, लिटरेसी रेट इन इंडिया 1951, 1961, 1971, 1981, 91, 2001, 2011 तक का है. ठीक है.
अब हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951। अब लिटरेसी रेट देखो, पर्सन कितने लोग हैं वो ब्लू कलर में दिया हुआ है, मेल कितने हैं वो रेड कलर में दिया है, और फीमेल कितने हैं वो ग्रीन कलर दिया हुआ है। अब लिटरेसी रेट जो है वो कितना है वो दिया हुआ है, हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951, एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लिटरेसी रेट है इंडिया का, मतलब ब्लू कलर में जो है 19 पीपल थे एजुकेटेड थे, उसमें से मेल कितने थे, परसेंटेज है, हाँ, मेल कितने थे 29 थे, और फीमेल कितने थे 9 थे। इस तरह से इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से ईयर में है वो देखना है, ठीक है। देन वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमंग दी मेल्स इन इंडिया। अब देखो हर टाइम पे हर रेड लाइन सबसे ऊपर है, यानी मेल्स एजुकेटेड है, एंड वुमेन की जो लाइन है वो कम है। वाई आर वुमेन लेस एजुकेटेड दैन मैन, हाउ वुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया, व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज लिटरेसी रेट इन 2007। सो रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, that is a homework for you. Now here there is a document given in on the next page. See on this graph, this is the graph of literacy rate, and the next page there is a graph given. What is the graph? The number of institution of higher education, enrollment and faculty. अब देखो the Indian state government, Reserve Bank of India, the expenditure of education as a percentage, the GDP has declined to 2.7, right? And 2017-18 the literacy rate have been increased from 18% to 74%. अब 18% थी 51 में लिटरेसी रेट, और 74 में 2011 में कितनी होगी 74% होगी। सो लिटरेसी ये क्या है, ये बड़ी है इंडिया में। नाउ लिटरेसी अमंग द मेल्स इज़ नियरली 16.6% हायर दैन फीमेल, एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज़। ओके, सो रूरल एरियाज़ के मुकाबले अर्बन एरियाज़ में ये हायर है। ये किसका डॉक्यूमेंट है? यूनियन स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है। अब देखो दिस इंफॉर्मेशन यू कैन स्टडी इन दिस चार्ट, है ना, ये चार्ट स्टडी करना है और ये इंफॉर्मेशन आपको स्टडी करनी है। यू गो थ्रू इट। लेट अस गो टू दी नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ। अब एजुकेशन के बाद आता है हेल्थ। सी ऑन द नेक्स्ट पेज, firm mixture profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? अब आप कोई भी फर्म है, आपकी कोई शॉप है और वहाँ पे अगर कोई बीमार आदमी आप लेंगे उसको काम पे नहीं, आप जो अच्छा है हेल्दी है उसको ही काम पे रखेंगे। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हीज एबिलिटी, हीज पोटेंशियल्स, and to fight illness and to work also. That is why he or she will not be able to maximize the output if he is not healthy, and he will not maximize the output of the organization also. That is why health is an indispensable basis for realizing one's well-being, right? So henceforth improvement in the health status of population has been the priority of the country. इसीलिए क्या है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट किसी भी कंट्री के क्या होती है, प्रायोरिटी होती है। एंड आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। इसीलिए हेल्थ केयर सेंटर्स इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सो इसलिए हेल्थ केयर सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 साल में इंडिया हैज़ बिल्ट ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो हेल्थ को इंडिया ने क्या रखा है, प्राइवेट सेक्टर भी रखा है और गवर्नमेंट सेक्टर भी रखा है। क्यों? जहाँ पे गवर्नमेंट कम हो जाएगी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हेल्प करेगा। इसीलिए ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू इंडिया अपना हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करता है।
नाउ सी दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स इस यहाँ पे टेबल 2.2 दिया है अगेन, और उस पे से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, है ना। अब इसमें क्या दिया है, 2013 से लेकर 17 तक का डाटा दिया है, ठीक है। सो इसके नीचे देखो शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, SC यानी सब सेंटर्स, PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, है ना। सो SC, PHC, CHC ये कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, तालुका लेवल ऐसे होते हैं। और ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स हाइड्राइड्स। तो ये सारे कैसे बढ़े और कैसे हुए, ये इनका इन्फॉर्मेशन है कि कितने थे इंडिया में 2013 में और 17 में कितने हो गए, एंड उसके ऊपर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, ये 6 क्वेश्चंस आर देयर, उनके आंसर्स लिखने हैं। सो फाइंड इट आउट। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द पॉइंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द लास्ट पॉइंट इन दिस लेसन। अब देखो क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस एंड कैन नॉट फाइंड द जॉब्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं कि आपको कोई भी सैलरी मिल रही हो और आप रेडी हो उस पर करने के लिए, फिर भी आपको नहीं मिलता है, तो उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट उसे नहीं कहते कि किसी, अभी कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं, उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, पर उनका प्रायोरिटी क्या है कि सैलरी मुझे 50,000 चाहिए। अब 50,000 की नहीं मिलती है, पर तो वो कोई जॉब ही नहीं करते हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं, इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं। जॉब्स अवेलेबल है, 20,000 का है, तो उसको करना चाहिए, और फिर भी नहीं कर रहा है, अगर कोई 20,000 का जॉब भी करने के लिए रेडी है पर वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ही लोगों की गलत है कि उसको जॉब नहीं है। अब वो जॉब करना नहीं चाहता, उसको कम पैसे नहीं चाहिए, उसको कम पैसे का जॉब नहीं चाहिए, उसको जॉब भी अपने घर के पास ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी है, 50 किलोमीटर्स नहीं, मैं पुणे क्यों जाऊँगा, बम्बई क्यों जाऊँगा, नहीं मुझे मुक्ताई नगर में ही जॉब चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट है। पर रीज़न क्या है? रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट का अलग है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। हाउएवर, देखो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ, सो हाउएवर द nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas there is seasonal and disguised unemployment. ओके, सो वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी 4 महीने काम होता है, 4 महीने नहीं होता है, फिर वापस 4 महीने होता है, ऐसा उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और सिटीज़ में क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, ओके, ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, उनके साथ ज़्यादा होता है ये, ठीक है। देर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन, तो तब एम्प्लॉयमेंट होता है। एंड सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे खेतों में काम नहीं होता है, सो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली। अब ये क्या कहाँ पे होता है? फैमिलीज़ में होता है, फैमिली मेम्बर्स में होता है, एंगेज्ड इन दी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये इसको कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? द पीपल आर सीम टू बी अनएम्प्लॉयड बट देयर एग्रीकल्चर प्लॉट दे हैव द वर्क देयर ओन, ओके। सो द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people but engages 8 people, 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others, and the contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by 5 people, है ना। जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 8 काम करते हैं, पर काम कितना करते हैं? उतना ही करते हैं जितना 5 लोग करेंगे। इफ़ 3 people are removed the productivity of the field will not decline, और 3 को निकाल दिया तो प्रोडक्टिविटी कम होगी क्या? नहीं, काम उतना ही होगा।
द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ 5 पीपल एंड 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये जो 3 एक्स्ट्रा पीपल होते हैं इसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ काम नहीं करते हैं, है ना, काम नहीं करते मतलब 5 लोग मिलके जितना काम करते हैं वही वो डिवाइड कर लेते हैं। सो ये इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है वो। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए कॉमन फेनामेनन। और अर्बन एरियाज़ में एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड ए जॉब। ए स्टडी शोड दैट unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among the matriculates। so ये एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लोग अभी एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक है। ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड इन सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विथ ए शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। सो क्या हो रहा है कि इधर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ वो जो अनस्किल्ड लेबर है वहाँ पे लेबर नहीं मिलते हैं, है ना, वहाँ पे लेबर नहीं मिलते हैं। अब इसकी छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ, मेरे घर के पास कॉलोनी में मेरा घर है, तो वहाँ पे तकरीबन 6 to 7 स्टूडेंट मैं रोज़ देखता हूँ, वो खड़े होकर बातें करते हैं, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो जॉब ढूंढ रहे हैं। और उसी कॉलोनी में, मेरे ही कॉलोनी में तीन ऐसी औरतें आती है जो स्कूटी पे आती है, जिनके पास 20-20, 25-25 हज़ार का मोबाइल है, और वो क्या काम करती है, दे आर अनस्किल्ड लेबर, वो पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, और वो घरों में बर्तन मांजने का, कपड़े साफ़ करने का काम करती है। पर वो उनकी सैलरी इतनी है और उनको एक घर से दूसरे घर इतना जाना है कि उनके पास उनको गाड़ी लेनी पड़ी है और कॉन्टैक्ट के लिए मोबाइल है। तो दे आर अर्निंग मोर देन 30,000 रुपीज़ पर मंथ। और वो कितना अर्न कर रही है, एक घर से अगर 3,000 भी 4,000 भी उसको मिलते हैं तो वो पूरा घर का काम करती है 1 घंटे में, फिर दूसरे घर का, फिर तीसरे घर का, ऐसा उनका दिन भर चलता है। 6 से 7 घरों में, किसी घर में 5,000 है, किसी घर में 4,000 है। हाईएस्ट सैलरी अप टू 25,000 वो अर्न कर रहे हैं विदाउट एजुकेशन। सो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे बढ़ा? एजुकेटेड सेक्टर में ज़्यादा बढ़ा। और स्किल्ड सेक्टर में, अनस्किल्ड सेक्टर में क्या हुआ? लेबर नहीं मिल रहे हैं, है ना। सो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये मैन पावर रिसोर्स को वेस्टेज करता है। पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लाइबिलिटी। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ and you people do not have enough money to support their family। so ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, फिर होपलेसनेस उनमें आता है, डिस्पेयर आता है, अनहैप्पीनेस आता है, वो अपने घर को हेल्प नहीं कर पाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, और फैमिली पे ओवरलोड बढ़ता है। सी द क्वालिटी ऑफ लाइफ an individual as well as society is adversely affected when a family has to live on a bare subsistence level. There is general decline in the health status and rising withdrawal from the school system। और इसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो जो अनएजुकेटेड पर्सन है, जो एजुकेट होके कोई जॉब अगर कर नहीं पाता है, तो उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, आगे चल के वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए लोग अब एजुकेशन की तरफ भी क्या करते हैं कि कहाँ एजुकेशन लेके क्या फ़ायदा होना है, बट प्रॉपर एजुकेशन यानी क्या है, थिंकिंग ऑफ माइंड, है ना, पैसे अर्निंग करना ज़रूरी है। सो हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट on the overall growth of an economy। So increase in unemployment is an indicator of depressed economy। It is also waste of resource, है ना। सो वहाँ के जो यूथ है, अगर उनको काम नहीं है तो वो वेस्टेज है, उनको काम देना ज़रूरी है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर टू बी एज ए लायबिलिटी ऑफ टू द इकोनॉमी। अगर लोगों का यूज़ नहीं किया तो वो बर्डन हो जाएंगे इकोनॉमी पे, है ना। सो इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। सो इंडिया में कम से कम जो बहुत सारी कंट्रीज़ है उनके मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बहुत कम है।
they appear. So a large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. किसी का कम होगा एम्प्लॉयमेंट, सैलरी कम होगी, पर इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट है अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। चाइना में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not advocate for them the work that they are pursuing. So वो क्या काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, वो काम कर रहे हैं ये ज़रूरी है। See, they may therefore want their work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. और जो गरीब है वो खाली नहीं बैठ सकते, उनको कुछ काम करना ही पड़ेगा। इसलिए वो पढ़े लिखे होने के बाद भी देखो कुछ शॉप्स में आपने देखा होगा, है ना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं पर वो शॉप्स में सेल्समैन का काम कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट सीट अनएम्प्लॉयड। और जब उनकी एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के मुकाबले उनको जॉब मिल जाएगा, दे विल गेट मोर फैसिलिटेटेड, है ना। सो देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन द बेयर सब्सिस्टेंट लेवल। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर में वो सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट है। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड, सो देयर इज़ डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। और क्या होता है, कभी कभी फैमिली में भी डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। मतलब एक खेती है, वो अकेले 2 लोग ही कर सकते हैं पर सारे लोग उसमें काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है बाकी के लोग दूसरा काम करें, शॉप करें, पोल्ट्री फार्म करें, तो क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फैमिली इनकम बढ़ जाएगी। सो बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। और वो क्या होता है कि अगर सारे लोग एक ही खेत में काम करने लगेंगे और उसका हिस्सा करेंगे तो आपके हिस्से में कम आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोग उसका ध्यान रखें और दूसरे लोग कुछ दूसरा एम्प्लॉयमेंट करें, राइट। सो द सिनेरियो इन दिस 3 sectors mentioned earlier, agriculture is the most laborious and absorbing sector of the economy. In the recent year, there has been a decline in the dependence and population on agriculture. अब recent year में ऐसा देखा गया कि लोग एग्रीकल्चर से हट रहे हैं, हाँ, कम हो रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, क्यों होता है ये, एक्स्ट्रा वर्क काम करने लग गए, एक्स्ट्रा लोग उसमें है, इसके लिए ये वहाँ से कम हो रहे हैं। दी सेकेंडरी और दी tertiary sector, in the secondary sector small scale manufacturing is the most laboring, and the tertiary sector various new services are now appearing like biotechnology, information technology, ये थर्ड सेक्टर है ना। सो इसमें लोग ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, सो देर आर स्टोरी ऑफ ए विलेज दैट इज़ गिवन, read the story, read the summary of the lesson, and here the lesson is completed. Solve the exercise of this lesson.